प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमने अभी 14वें पद्य तक अपना अध्ययन किया था। आज 15वें पद्य से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए 15वां पद्य। अनारतं तेन पदेषु लंबिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायः परिबृंहितायति उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। देखिए तेन उसके द्वारा, उस दुर्योधन के द्वारा, पदेषु पदों पर, स्थानों पर, उचित स्थानों पर, सम्यक रूप से, भली प्रकार से, विभज्य विभाजन करके, विनियोग सत्क्रिया, विनियोग उचित प्रयोग और सत्क्रिया सत्कार पूर्वक, लंबितः प्रयुक्त किए गए, काम में लिए गए, उपायः उपाय, साम दाम दंड भेद आदि उपाय, संघर्षम उपेत्य एव मानो संघर्षम उपेत्य, परस्पर स्पर्धा को प्राप्त करते हुए, आपस में प्रतियोगिता करते हुए, परिबृंहितायति ही उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाली, अर्थ संपदः विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को, अनारतम निरंतर, फलंती बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। उस दुर्योधन के द्वारा उचित स्थानों पर भली भांति विभाजन कर, उचित प्रयोग और सत्कार पूर्वक प्रयुक्त किए गए, प्रयोग में लाए गए साम दाम दंड भेद आदि उपाय, मानव परस्पर स्पर्धा को प्राप्त करके उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने वाली नाना प्रकार की संपत्तियों को निरंतर बढ़ा रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि समय और अवसर को देखकर उस दुर्योधन के द्वारा साम दाम दंड भेद आदि उपायों का प्रयोग भली प्रकार से किया जा रहा है। अर्थात किस स्थान पर, किस स्थान विशेष पर, किस समय साम दाम दंड भेद में से किस उपाय को अपनाना चाहिए, ऐसा निश्चय करके वह भली प्रकार से सत्कार पूर्वक, यानी बहुत विनयशीलता पूर्वक इन उपायों को काम में लेता है। तो ऐसे लगता है मानो साम दाम दंड भेद चारों उपायों में कोई विरोध नहीं है परस्पर, अपितु वे एक दूसरे से बढ़कर कि मेरे द्वारा राज्य का अधिक विकास किया जाए, इस प्रकार की स्पर्धा को प्राप्त करते हुए वे निरंतर राज्य की जो स्थिर संपत्तियां हैं उनको निरंतर बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। अर्थात दुर्योधन का राज्य निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, वंशस्थ छंद है आपका, जानते हैं आप, वदंती वंशस्थ बिलम जतौ जरऊ, पढ़ चुके हैं आप, इसका एक पंक्ति में घटित कर दीजिएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार है, इव का प्रयोग है यहाँ पे, और उत्प्रेक्ष दे रहे हैं आपको। और तीसरी बात जो कह रहे हैं यहाँ पर, साम दाम दंड भेद रूपी जो उपाय हैं उनका सम्यकतया उपयोग करके निरंतर सफलता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर हो रहा है हस्तिनापुर राज्य। उस दुर्योधन के द्वारा समय और अवसर को देखकर साम दाम दंड भेद आदि उपायों का देश काल पात्र के अनुसार उपयोग किया जाता है। परिणामतः ये उपाय उसे स्थिर रहने वाली अधिकाधिक संपत्तियां प्रदान करते हैं, वह निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। क्लियर है? अगले पर आइए, 16वें पद्य पर क्या कहते हैं यहाँ देखिए। अनेका राजन्य रथाश्व संकुलम तदीयम आस्थान निकेतनाजिरम नयति अयुग्मच्छद गंधी आर्द्रताम भृशम नृपोपायन दंतिनानाम मदः। क्या कहते हैं देखिए, अयुग्मच्छद गंधी, सप्तपर्णी वृक्ष के पुष्प की गंध सदृश सुगंध वाला, नृपोपायन दंती नाम अधीनस्थ राजाओं द्वारा उपहार रूप में लाए गए दंती नाम हाथियों का, नृप उपायन
दंती नाम नृप राजाओं द्वारा उपहार में लाए गए दंती नाम हाथियों का मदह मदजल अनेक राजन्य रथाशु संकुलम अनेक राजाओं के रथाशु संकुलम रथों में संलग्न घोड़ों से भरे हुए तदीयम उस दुर्योधन के आस्थान निकेतनाजिरम सभा भवन के आंगन को भृशम अत्यधिक आर्द्रताम गीला नयति कर रहा है, गीलेपन की ओर ले जाता है। सप्तपर्णी वृक्ष, यहाँ दुर्योधन के जो सभा भवन है उसके वैभव को दर्शाया जा रहा है, कितना वैभव है वहाँ। सप्तपर्णी वृक्ष के पुष्प गंध सदृश सुगंध वाला, यानी उस सभा भवन का जो आंगन है वहाँ से सुगंध आती रहती है, सुगंध से सुवासित रहता है वह। अधीनस्थ राजाओं द्वारा उपहार में लाए गए हाथियों का मदजल, जो अधीनस्थ राजा हैं उनके द्वारा उपहार में जब उस दुर्योधन को बहुत उत्कृष्ट हाथी प्रदान किए जाते हैं तो उनके कपोल स्थल से निरंतर मदजल जो स्रावित होता रहता है वह क्या करता है, उस दुर्योधन के सभा भवन के आंगन को निरंतर बहुत गीला करता रहता है। अर्थात और वह सुगंध वाला तो है ही। अनेक राजाओं के, और वो उस आंगन में क्या रहता है, जो बहुत सारे राजा हैं जो दुर्योधन को प्रतिदिन प्रणाम करने आते हैं, उपस्थिति दर्ज कराने आते हैं, उनके रथों और उनमें संलग्न अश्वों से खचाखच भरा हुआ रहता है। तो सभा भवन की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? एक तो वो सुवासित रहता है ना, सप्तपर्णी वृक्ष के पुष्प की गंध सदृश सुगंधी वाला है वो सभा भवन। दूसरी बात, जो अधीनस्थ राजा हैं उनके द्वारा उपहार रूप में जो उत्कृष्ट हाथी जिनके कपोल स्थल से निरंतर मदजल स्रावित होता रहता है, उस मदजल से उस दुर्योधन के सभा भवन का आंगन निरंतर गीला रहता है, यानी प्रतिदिन नियमित रूप से राजाओं के द्वारा हाथी उपहार में प्रदान किए जाते हैं। और तीसरा क्या कह रहे हैं कि जो अधीनस्थ राजा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने उस दुर्योधन के पास आते हैं, उनके रथों और उनमें संलग्न अश्वों से खचाखच भरा रहता है वह उस दुर्योधन के सभा भवन का आंगन। क्लियर है? अब आगे आइए, इसको देखिए। इसमें क्या है, आपका वंशस्थ छंद है ही, उदात्त अलंकार है यहाँ पर, और दुर्योधन के राजवैभव और उसके प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं। उसके सभा भवन का वैभव तो बता ही रहे हैं, और उसका प्रभाव कितना है कि अधीनस्थ राजा कोई तो उपहार में उसके लिए उत्कृष्ट बहुत उत्तम श्रेणी के हाथी लाता है, और जो वो आते हैं तो उनके जब राजा आते हैं अब दुर्योधन की कृपा दृष्टि प्राप्त करने हेतु अपनी उपस्थिति दर्ज कराने, तो उनके रथों और अश्वों से उसका आंगन खचाखच, मतलब कितने सारे राजा रोज नियमित रूप से आते हैं वहाँ पर। तो दुर्योधन का प्रभाव है ये, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब 17वें पद्य पर आइए, क्या कहते हैं यहाँ पर, बहुत आसान सा है। क्या कह रहे हैं देखिए। सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलै अकृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वति क्षेमम अदेव मातृकः चिराय तस्मिन् कुर्वः चकासति। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर, चिराय चिरकाल से, लंबे समय से, तस्मिन उस दुर्योधन के, क्षेमम लोक कल्याणकारी उपायों को, वितन्वति विस्तारित करते रहने पर अदेव मातृका, न देव मातृका, देव को माता न मानने वाले, भाग्य पर निर्भर न रहने वाले, वर्षा पर निर्भर न रहने वाले, कि भाग्य में होगा तो वर्षा हो जाएगी, ऐसे नहीं है वहाँ के किसान, है ना। कुर्वः कुरु प्रदेश, कृषि वलय किसानों के द्वारा, अकृष्टपच्या इव बिना हल चलाए पके हुए के समान, सुखेन अनायास ही या अल्प प्रयास से, लभ्या प्राप्त, सस्य संपदः धान्य संपत्ति को या फसलों को, ददतः धारण करते हुए, चकासती सुशोभित होते हैं। यानी जो कुरु प्रदेश है, हस्तिनापुर और आसपास के जो प्रदेश हैं, वे कैसे सुशोभित हो रहे हैं, वहाँ फसलें लहलहाती रहती हैं। तो कैसे,
ऐसा नहीं है कि अच्छी वर्षा हुई इसलिए फसलें लहलहा रही हैं, अपितु उस दुर्योधन के द्वारा जो निरंतर लोक कल्याणकारी उपाय जैसे कुएं का निर्माण, तालाब का निर्माण और जो है नहरों का निर्माण किया जा रहा है, उनसे आसानी से पानी प्राप्त हो जाता है। अतः किसान बिना किसी कठिनाई के आसानी से अपनी उपज को उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने बिना हल चलाए ही फसलों को प्राप्त कर लिया है। ये अतिशयोक्ति के रूप में कह रहे हैं आपको। कहने का अभिप्राय ये है कि बहुत आसानी से उनके द्वारा नहर आदि से जल लेकर, भाग्य पर या वर्षा पर निर्भर न रहते हुए नहर आदि से जल लेकर बहुत आसानी से अपनी फसलों को उत्पन्न किया जा रहा है। क्लियर है? बहुत समय से दुर्योधन प्रजाओं के कल्याण में लगा हुआ है। उसने कुरु प्रदेश में नहरों का सुंदर प्रबंधन किया है, इसलिए वहाँ के किसान वर्षा पर निर्भर नहीं हैं। उन्हें धान्य की प्राप्ति इतनी सरलता से हो जाती है, ऐसा लगता है मानो बिना जोते ही उनकी फसल पक गई है। अब विशेष देख लीजिए इसका जो आप कहेंगे। वंशस्थ छंद आपको पता ही है, उपमा अलंकार है यहाँ आपका। और शस्य समृद्ध कुरु प्रदेश अद्भुत शोभा को धारण किए हुए है। और जब प्रदेश इतना आगे बढ़ रहा है तो स्वाभाविक है कि प्रजा भी धीरे धीरे उस दुर्योधन में अनुरक्त होती जा रही है। जब उसे सब सुख प्राप्त हो रहे हैं तो वो दुर्योधन में अनुरक्त होगी ही। क्लियर है यहाँ तक? इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। कल हम इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे। 18वें पद्य से अपना व्याख्यान प्रारंभ करेंगे।